गाइस वेरी गुड मॉर्निंग। 11 दिसंबर न्यूज़ में आपका स्वागत है। कौन कौन लोग आ गए हैं डिस्कशन में, फटाफट से बताएं कौन कौन लोग आ चुके हैं। स्टार्ट करते हैं हम आज का डिस्कशन। और अच्छे अच्छे आर्टिकल हैं। कल आपको बताया था मैंने, कल हम लोगों ने डिस्कस किया था कि नीति आयोग के सीईओ साहब ने कुछ कहा था और उसको लेकर के एक कैंपेन चल रहा है। अभी काफ़ी न्यूज़ में है हैशटैग डेमोक्रेसी को लेकर के, और यहाँ पे अभी इन्होंने उसी का ही क्लैरिफिकेशन दिया है कि जो मैंने कहा उसको किस तरीके से इंटरप्रेट किया गया है। तो उसको उन्होंने बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि वो क्या कहना चाह रहे थे, क्या मतलब है उनका, डेमोक्रेसी का क्या मतलब है। यहाँ पर चाइना को थोड़ा सा कंपेयर करते हुए इन्होंने बताया है कि अगर हमें इंडिया को आगे लेके जाना है तो उसके लिए क्या कुछ होना चाहिए, राइट। तो कौन कौन आ गए हैं डिस्कशन में, प्लीज़ फटाफट से बताएं। और बाकी अपने फ्रेंड्स को भी जल्दी से लेकर के आएँ, उनको बताएं कि डिस्कशन स्टार्ट हो चुका है। हेलो अमित, हाय रेनू, गुड मॉर्निंग। हाय प्रखर, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हाय विशु। बाकी लोग जो डेली डिस्कशन में रहते हैं वो प्लीज़ जल्दी से आया करें। थोड़ा सा लेट मैं हो जाती हूँ और थोड़ा लेट आप हो जाते हैं, तो ऐसे हम ज़्यादा लेट हो जाते हैं। इसलिए हम कोशिश करेंगे कि आगे से बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम पर मिला करें। तो कौन और लोग जुड़ गए हैं प्लीज़ बताएंगे। तो आज अच्छे अच्छे डिस्कशन। इसके बाद एक बहुत अच्छा रिफॉर्म को लेकर के है, प्रिजन रिफॉर्म पर हम डिस्कस करने वाले हैं। और फार्मर का भी एक इशू है, चूँकि फार्मर पर डेली आर्टिकल है और एक नहीं 2-3 आर्टिकल होता है। तो हमें थोड़ा थोड़ा जो अभी इवेंट चल रहा है और उसके बारे में हम क्या लिख सकते हैं एग्जैक्टली हमें पता होना चाहिए, राइट। तो आइए स्टार्ट करते हैं कोटेशन से। और आज का कोटेशन है, वुमेन आर द लार्जेस्ट अनटैप्ड रिजर्वॉयर ऑफ टैलेंट इन द वर्ल्ड। हिलेरी क्लिंटन का ये कोटेशन या स्टेटमेंट हम यूज़ कर सकते हैं वुमेन एम्पावरमेंट के टर्म्स में, ओके। जब भी आप वुमेन पर ऐसे राइटिंग करें या फिर जीएस पेपर 4 में वैसा कोई टॉपिक मिल जाए जहाँ पर आपको लिखना पड़े, केस स्टडी आपको मिल जाती है जहाँ पर आप वुमेन एम्पावरमेंट या प्रोटेक्शन की बात करेंगे, तो ऐसे जगह पर वी शुड राइट दीज कोटेशंस। और अगर आप ऐसे राइटिंग करते हैं, अच्छा मैंने आप लोगों से कहा था कि ऐसे राइटिंग करने में कितने लोग इंटरेस्टेड हैं, तो प्लीज़ बताएंगे ऐसे राइटिंग करने में कितने लोग इंटरेस्टेड हैं। आपको आज मैं एक टॉपिक शेयर करूंगी, ओके, ऐसे लिखने के लिए, और ऐसा ही कुछ कोटेशन वाला होगा। तो उसमें आपको लिखना है ऐसे, और कहाँ पर सबमिट करना है, आईएएस दरबार आंसर रिव्यू ग्रुप है, ओके। तो सभी लोगों को डिस्कशन क्लियर है, विजिबल है ना, चीज़ें नज़र आ रही हैं। तो प्लीज़ आप लोग अंत तक डिस्कशन में रहेंगे। बहुत कुछ इस प्रोग्राम में जुड़ा हुआ होता है। हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखने वाले हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी कि आंसर राइटिंग के लिए आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा, आंसर लिख करके ग्रुप में आप ज़रूर डालिए, अपलोड कीजिए। जैसा भी आप आंसर लिखते हैं, जस्ट स्टार्ट योर आंसर, ओके। इट्स वेरी वेरी नेसेसरी टू स्टार्ट राइटिंग, ओके। और उसके बाद अगर आपका मन हो, मैं एक क्वेश्चन आज शेयर करूँगी टेलीग्राम ग्रुप पर ऐसे राइटिंग के लिए, तो उसमें 2 दिन का टाइम लीजिए, सैटरडे संडे आप वीकेंड का टाइम ले सकते हैं, उसके बारे में पढ़ सकते हैं और फिर आप एक अच्छा सा ऐसे लिख करके कोशिश कीजिए कि जो भी रेगुलर हैं सारे लोग ऐसे राइटिंग करें और फिर उसको अपलोड करें आईएएस दरबार आंसर रिव्यू ग्रुप पर, वहाँ टेलीग्राम पे, राइट। ओके, विशु का आया है कि वो इंटरेस्टेड है, बाकी लोग भी प्लीज़ बताएंगे और उसके बाद आप अपलोड करेंगे, देन फिर हम लोग उसके बारे में डिस्कस भी करेंगे, ठीक है। किसका ऐसे कैसा था, किसने कैसा किया, अटेम्प्ट किया, तो विल डिस्कस दैट, और हम यही प्लेटफॉर्म पे उसको डिस्कस करेंगे यूट्यूब पर, ठीक है। तो कोशिश कीजिएगा लिखने की। आइए अब स्टार्ट करते हैं आज का आर्टिकल। लेकिन सबसे पहले एक छोटा सा क्वेश्चन है, जितने लोग आ गए हैं हमें फिर पता लग जाएगा कितने लोग डिस्कशन देख रहे हैं। तो इसका आंसर कीजिए, मास्टर ट्रीटी इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग, OECD, WTO, G20 या फिर नन ऑफ देम। क्या आप में से किसी ने भी सुना है इस ट्रीटी के बारे में? अगर किसी ने सुना है तो उसका आंसर कीजिए कि आपके अकॉर्डिंगली क्या आंसर होगा। डिस्कशन जस्ट स्टार्ट कर रहे हैं अभी हम आर्टिकल, लेकिन एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर बताएंगे प्लीज़ फटाफट से कमेंट में। आप कोई भी ऑप्शन चूज कीजिए, A, B, C और D, आपके अकॉर्डिंगली क्या होगा इसका आंसर, कमेंट में बताइए सभी लोग। चलिए अब मैं आपको कल के क्वेश्चन का आंसर बता देती हूँ। जिन्होंने भी कल के क्वेश्चन का आंसर दिया था, एनर्जी टेक्नोलॉजी पर्सपेक्टिव 2020 वॉज रिलीज रिसेंटली बाय। तो कल जो लोग नहीं आए थे उनको पता लग जाना चाहिए इसका सही आंसर, या फिर अगर आपको पता है तो अभी पहले आप आंसर दे दीजिए। वैसे भी आपको दिख रहा है यहाँ पे आंसर क्या होगा, सी है इसका आंसर। इंटरनेशनल
एनर्जी एजेंसी IEA इसको रिलीज करती है, एनर्जी टेक्नोलॉजी पर्सपेक्टिव 2020 को। और पहले वाले क्वेश्चन का आंसर प्लीज सभी लोग देंगे, यहाँ पे बहुत कम आंसर अभी तक आया है, सभी लोग अपना आंसर दीजिए, आपके अकॉर्डिंगली क्या होगा। और लाइक कर दीजिए, जितने लोग डिस्कशन देख रहे हैं प्लीज लाइक दिस डिस्कशन अगर आपको पसंद आ रहा है तो। और जाहिर तौर पर अगर आप इतनी देर तक मेरे साथ हैं अभी तक तो आपको पसंद आ रहा होगा, तो फटाफट से लाइक कर दीजिए। नाउ लेट्स स्टार्ट द आर्टिकल, रिफॉर्म द इंडियन वे। ये आर्टिकल एक तरीके से एक्सप्लेनेशन है, लिखा किसके द्वारा गया है, CEO हैं नीति आयोग के। तो UPSC वाले जो एस्पिरेंट हैं उनको समझ में आता होगा कि जब ऐसे लोग आर्टिकल लिख रहे हैं तो हमारे लिए ऐसे आर्टिकल कितने इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ज़रूरी हो जाते हैं। ओके तो इसको बहुत ध्यान से सुनना है कि उन्होंने क्या कहा है, कैसे उन्होंने चाइना मॉडल के साथ एक कंपैरिजन किया है, टू मच डेमोक्रेसी का यहाँ पर इनका क्या तात्पर्य, क्या कहना चाह रहे थे, और जो हैशटैग टू मच डेमोक्रेसी कैंपेन चला दिया गया है उसमें बातों को कैसे मिस इंटरप्रेट किया जा रहा है। सो इनका कहना है कि इन्होंने जो भी बातें कही थी उसको अलग अलग आर्टिकल्स और अलग अलग मैगजीन्स में कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्म कर दिया गया है और इन्फॉर्मेशन को सही तरीके से समझा नहीं जा रहा है, मिस इंटरप्रेट कर दिया गया है। इनका मतलब कतई ये नहीं था, ये डेमोक्रेसी के अगेंस्ट में बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये इंडिया के रिफॉर्म्स की बात कर रहे थे। एंड ये कहते हैं, ये अपने बारे में बताते हैं कि द इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर ये बचपन से ही पढ़ते आए हैं और काफ़ी इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म को ये फोर्स करता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच को इंश्योर करता है, राइट। डेमोक्रेसी को ऑब्वियसली जर्नलिज्म में कैसे सेलिब्रेट किया जाए इसको इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर बहुत अच्छे से जानता है, जो कि ये फॉलो करते हैं, पढ़ते हैं और एक्सप्रेस के व्यूज़ इनको पसंद आते हैं। तो इन्होंने इसलिए अपने बारे में इसमें लिखा है कि अब ये बता रहे हैं कि कैसे इनकी इन्फॉर्मेशंस को मिस इंटरप्रेट किया गया, तो ये इसको क्लैरिफाई कर रहे हैं कि व्हाट ही मीन्स। JS मिल का नाम सुना होगा, जो लोग पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल लेकर के हैं, कितने लोगों का पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल है बताइए कमेंट में। तो जिनका भी पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल है वो लोग पढ़ते हैं इन थिंकर्स के बारे में। इवन जो आपके बाकी लोग हैं उनको आपके एथिक्स में पढ़ना पड़ता है। जब आप वेस्टर्न फिलोसफर्स को पढ़ते हैं तो आपको एरिस्टोटल, JS मिल, इन सब के कोटेशंस को आप इवन कोट भी कर सकते हैं। कई बार कोटेशन पूछ लिया जाता है, ऐसे लिखने के लिए आ जाता है, तो इसको ध्यान में रखना है। इसके बारे में ही इन्होंने यहाँ पे बताया है कि डेमोक्रेसी कैसे, डेमोक्रेसी का डेफिनेशन क्या है अकॉर्डिंग टू द JS मिल। इनके अकॉर्डिंगली गवर्नमेंट बाय डिस्कशन डेमोक्रेसी का मतलब है वी आर प्राउड डेमोक्रेसी दैट इंश्योर चेक एंड बैलेंस अ बाइकैमरल स्ट्रक्चर एंड अ वॉइस ऑफ एवरी सिटीजन। तो इनका कहना है कि ऑब्वियसली जो इतनी बड़ी डेमोक्रेसी है भारत की, हम उसको सेलिब्रेट करते हैं, हम उसको एंजॉय करते हैं, काफ़ी चेक एंड बैलेंस होता है यहाँ पर। और ऑब्वियसली जो बाइकैमरल स्ट्रक्चर है वो उसके अंतर्गत सारी चीज़ें चल रही होती हैं। रिफॉर्म की ज़रूरत हर जगह पर होती है और रिफॉर्म की ज़रूरत आज भारत में भी है, ऐसा इनका मानना है। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म बहुत ज़रूरी है और स्ट्रक्चरल रिफॉर्म के लिए कंसेंसस की ज़रूरत पड़ती है, राइट। कंसेंसस को क्रिएट करने में ऑब्वियसली काफ़ी मेहनत लगती है। चाइना मॉडल की बात करें तो चाइना जिस तरीके से आज ग्रो कर रहा है, चाइना में जितने सारे रिफॉर्म्स हुए हैं, अगर इंडिया भी उस तरीके से रिफॉर्म करना चाहता है तो वहाँ पे इसको कैसे इंश्योर किया जाए, कैसे आप स्ट्रक्चरल रिफॉर्म को एक्सेस कर सकते हैं इन डिफरेंट सेक्टर्स, वेदर इट इज़ एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज और आपका बैंकिंग। तो आप जब वहाँ पे स्ट्रक्चरल रिफॉर्म लेकर के आएंगे, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म जो एक फाउंडेशन में बदलाव करता है, फंडामेंटल को चेंज करता है, तो वहाँ पर आपको बहुत ज़रूरी है कि आपके पास ऑब्वियसली मेजॉरिटी गवर्नमेंट होनी चाहिए और कंसेंसस भी होना चाहिए। डेमोक्रेसी को इंश्योरेंस के साथ साथ रिफॉर्म की तरफ भी आपको फोकस करना चाहिए। और इनका इस तरीके का मतलब था जिसको कि इन्फॉर्मेशन वहाँ पे मिस इंटरप्रेट कर दिया गया। इन्होंने कहा कि ये केरला में इन्होंने काम किया है फिशरमैन के लिए के साथ, और इनका बताना है कि वो गॉड्स ओन कंट्री, हमारी कंट्री के वो भगवान की तरह हैं। एंड इनक्रेडिबल इंडिया कैंपेन एक चलाया गया था जिसमें कि उन्होंने काम किया था इस इनिशिएटिव में, गॉड्स ओन कंट्री इनिशिएटिव में इन्होंने काम किया था। और फिर कैसे ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रमोट करने के लिए कई सारे एक्शंस लिए गए और अब जाकर के आप ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस जो आपका पूरा लिस्ट है उसमें इंडिया बेटर पोजीशन पर है या इंडिया बेहतर परफॉर्म कर रहा है। आपको याद होगा नीति आयोग के कई सारे कैंपेन चल रहे हैं, नीति आयोग के कई सारे ऐसे स्कीम्स चल रहे हैं जहाँ पर वो इंडिया में
कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को बढ़ावा देने के लिए काम कर रहा है। तो इनका कहना है कि हम खुद उस डेमोक्रेसी को इंश्योर करना चाहते हैं, हम खुद इनोवेशंस लेकर के आना चाहते हैं, रिफॉर्म लाना चाहते हैं सोसाइटी में। और जो बातें आपने इंटरप्रेट की वो मेरे कहने का बिल्कुल भी मतलब नहीं था, उसको मल्टी लेयर्ड कर दिया गया, उसको अलग तरीके से बता दिया गया, जबकि ये एक इनोवेशंस को प्रमोट करना चाहते थे पॉलिसी में, राइट। तो ये एक तरीके से सफाई भी दे रहे हैं। लेकिन हाँ, यहाँ से हमें कई चीज़ें मिल जाएंगी आंसर राइटिंग में यूज़ करने के लिए। नीति आयोग का कंट्रीब्यूशन किस तरीके का है, किस किस जोनर में वो काम करती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट कैसे करती है, और जो इनका ओवरऑल थिंकिंग है वो किस तरीके से। इनका कहना है कि पेंडेमिक के समय में जिस तरीके से इम्पैक्ट कर दिया गया लाइव्स और लाइवलीहुड को, तो गवर्नमेंट ने जो काम किया है, जो एफर्ट लगाया है इस चीज़ को काउंटर करने के लिए, उसमें कई सारे आइडियाज़ को इंक्लूड किया गया सो दैट लाइव और लाइवलीहुड दोनों को सिक्योर किया जा सके, बचाया जा सके, एंड मैक्सिमम वैल्यू क्रिएशन किया जा सके पूरी सोसाइटी में। इंक्लूसिव अप्रोच जो है, चाहे वो आप फाइनेंशियल इंक्लूजन में देख लें, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में देख लें, इंक्लूसिव अप्रोच को अपनाया जा रहा है और ऑब्वियसली कंसेंसस को लगातार क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। ओके, सो ये कुछ कॉमन वर्ड्स हैं, बहुत अच्छे अच्छे टर्मिनोलॉजीज हैं विच यू कैन यूज इन योर आंसर राइटिंग। एंड एडिटोरियल के बारे में कहते हैं लाइक जो इन जिस तरीके से इन अप्रोप्रिएटली इनके स्पीच को लिया गया, उसको अलग कॉन्टेक्स्ट में बताया गया कि एग्रीकल्चर रिफॉर्म जो किया गया है इसको ये बिल्कुल सही ठहरा रहे हैं। और जो लोग आंदोलन कर रहे हैं उनके खिलाफ में बात करें तो इनका मानना है कि ऐसा नहीं है। ये जो रिफॉर्म किया गया है इसको कई सारे लोगों ने सजेस्ट किया हुआ है, पहले कई सारे टास्क फोर्स हैं और कई सारे लेजिस्लेशंस हैं जहाँ पे ये इस रिफॉर्म की डिमांड हुई है, कहा गया है कि रिफॉर्म होना चाहिए, और तब जाकर के सभी की सहमति से, क्योंकि ये क्या कहा जा रहा है न्यूज़पेपर में कि किसी से पूछा नहीं गया, किसी से बताया नहीं गया, यही बोला जा रहा है ना डिस्कशन में। जो भी आप आर्टिकल सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, आप देख रहे हैं कि हर जगह पर एक ही मुद्दा निकल के आ रहा है कि आपने बात क्यों नहीं की, आपने जो किसान हैं उनके संगठन हैं उनसे बात क्यों नहीं की। तो इनका कहना है कि ऐसा नहीं है, जो बदलाव किया गया है उसकी ज़रूरत थी और कई सारे रिकमेंडेशंस में उसको बताया गया है। और ये सारे जो रिफॉर्म है, देखिए जिसको नहीं मालूम है वो जान लीजिए कौन कौन से रिफॉर्म हुए हैं। आपका एपीएमसी में रिफॉर्म हुआ है, फिर एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में रिफॉर्म हुआ है। तो ये सारे रिफॉर्म्स को कई बार अलग अलग कमेटी ने, चाहे वो अशोक दलवई कमेटी बनाई गई थी, आपको याद होगा, फार्मर के इनकम को डबल करने के लिए रिपोर्ट आई थी अशोक दलवई की, इन्होंने कहा था रिफॉर्म करने के लिए। उसके बाद नीति आयोग ने एक टास्क फोर्स क्रिएट किया था एग्रीकल्चर डेवलपमेंट पे 2016 में। ये देखिए सारे फैक्ट ऐसे हैं जो आपको रट लेना है, क्योंकि प्रीलिम्स में सीधा क्वेश्चन बनेगा, याद रखिएगा। करंट अफेयर्स से, आर्टिकल से भी क्वेश्चंस बनते हैं फॉर्म, क्योंकि जस्ट सपोज अगर मेरे को क्वेश्चन फॉर्म करना होगा और मैं ये आर्टिकल पढ़ रही हूँ तो मैं यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर फॉर्म करूँगी। तो इस तरीके से जो आपके क्वेश्चन मेकर्स हैं वो हमारी इसी सोसाइटी से हैं, राइट, वो कहीं और अलग जगह से नहीं आते हैं। तो उनकी नज़र में अगर कोई आर्टिकल आती है उस समय में, क्योंकि आप देख रहे हैं कि ये नीति आयोग के सीईओ ने लिखा है, तो ये काफ़ी फेमस आर्टिकल होने वाला है और इसके जो कंटेंट हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, ठीक है। तो ये सब आपको याद कर लेना है कि कौन कौन सा बदलाव हुआ, कौन कौन सी कमेटी बनी, कौन कौन सा टास्क फोर्स बनाया गया, कौन से ईयर में बनाया गया, और इवन मेंस का जब आप आंसर लिखेंगे तो आप किस बेसिस पर कहेंगे कि जो बदलाव हुआ है वो ठीक हुआ है, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ पे इसको आपको याद रखना है। ओके, now at this stage consignment of the right direction which has been indicated that suggest over the course of these effort displaying paramount political determination। तो सिंपल है, अगर आप बहुत बड़ा बदलाव पार्लियामेंट में पास करना चाह रहे हैं, रिफॉर्म लाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए पॉलिटिकल डिटर्मिनेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव विल तो होना चाहिए ना, क्योंकि आप एक फैक्टर लिखते हैं हर जगह पे ना, लैक ऑफ पॉलिटिकल विल कई बार होता है रिफॉर्म ना होने के पीछे। जब भी आप लिखते हैं अपने आंसर राइटिंग में, जब पॉलिटिकल लेवल पर जाते हैं कि आखिर क्यों नहीं बदलाव हो रहा है सोसाइटी में, जस्ट सपोज वुमेन के इशू पर बात करते हैं या किसी और वल्नरेबल पॉइंट पे बात करते हैं, तो वहाँ पे एक पॉइंट तो आता ही है, लैक ऑफ पॉलिटिकल विल। तो इन्होंने क्या कहा है कि भाई पॉलिटिकल विल था, एडमिनिस्ट्रेटिव विल था कि रिफॉर्म लाना है, तभी तो ये हुआ, राइट। और ये जो रिफॉर्म है ये किसानों के लिए किया गया है, उनको ज़्यादा से ज़्यादा इनकम प्रोवाइड किया जाए, इसके लिए किया गया है। उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ होनी चाहिए कि वो बाकी जगह जाकर के अपने सेल को प्रोड्यूस को सेल कर सकते हैं और उससे वो ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं, इसके लिए ये काम
किया है सरकार ने। और आपका कॉन्सेप्ट क्या है? आपका कॉन्सेप्ट है भारत को आत्मनिर्भर बनाने का। वो आत्मनिर्भर आप कब बना पाएंगे? अगर आप यहाँ पे चाइना मॉडल से कंपेयर नहीं करते हैं आप, क्योंकि चाइना और हमारे बीच में कई सारी जगह पर समानताएं हैं। तो वहाँ पर इंडिया में अगर टू मच डेमोक्रेसी होती है तो क्या फिर आप बड़े बड़े रिफॉर्म को फिर इम्प्लीमेंट कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो कई बार हमें ये देखना होगा कि जो रिफॉर्म लाया जा रहा है उसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट या शॉर्ट टर्म में भी जो इम्पैक्ट है वो लार्जर सेक्शन पे क्या है। ज़्यादातर जो किसान हैं, अगर आप छोटे किसानों की तरफ देखते हैं तो क्या उनका फायदा होगा? और अगर छोटे किसानों का फायदा हो रहा है तो जाहिर तौर पर ये जो रिफॉर्म है ये मास लेवल को टच कर रहा है और ये फिर आगे इंडिया को भी आगे लेके जाने में सक्षम होगा। तो इसीलिए आत्मनिर्भर भारत अगर बनाना है तो इन स्ट्रक्चरल रिफॉर्म को, चाहे वो पीएलआई हो, चाहे फिर वो जीएसटी हो, चाहे इस तरीके के रिफॉर्म हो, उस पर आपको फोकस करना होगा। और ये इनका ओवरऑल मतलब था, इन्होंने यहाँ पर इसको बताया। ओके, सो क्लियर है वाला आर्टिकल। चलिए फटाफट से एक क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए बाकी लोग। एक आर्टिकल आपका खत्म हो गया, आगे और 2 आर्टिकल बचे हुए हैं, और क्वेश्चंस आएंगे, बट पहले इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व कौन कौन से, इसमें कौन कौन सा प्रोटेक्टेड एरिया शामिल है? देखिए 4 प्रोटेक्टेड एरिया का यहाँ पर नाम लिखा हुआ है। मुडुमलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बांदीपुर नेशनल पार्क, नागरहोल नेशनल पार्क, मुखुरुती नेशनल पार्क। सुना है आप लोगों ने इसका नाम? आप लोग जानते ही होंगे, ऑब्वियसली पढ़ा होगा आप लोगों ने। प्लीज़ फटाफट से इसका आंसर बताइए। और प्लीज़ एक चीज़ मैं बताना चाहूँ, मैं सभी क्वेश्चन का आंसर आपको अगले दिन बताती हूँ, तो इसमें अभी आपको सर्च वर्च करने की ज़रूरत नहीं है, डिस्कशन में बने रहिए और इसमें आप अपने अकॉर्डिंगली बताइए आपको क्या लगता है। आपको ए ऑप्शन सही लग रहा है, बी लग रहा है, सी लग रहा है, डी लग रहा है, जो ऑप्शन लग रहा है आप उसको कमेंट कीजिए प्लीज़ राइट नाउ। सभी लोग अपना अपना आंसर बताएंगे कमेंट में। और प्लीज़ डिस्कशन को लाइक ज़रूर कीजिए। जो लोग आ चुके हैं, जो नए बच्चे हैं, प्लीज़ इसको आंसर बताइए और लाइक कीजिए डिस्कशन को। विशु का आंसर आ गया है, बाकी लोगों का आंसर मुझे चाहिए राइट नाउ। सभी लोगों को बताना है आंसर। प्रखर, रेनू, अमित, सभी लोग आंसर बताएंगे। सलोनी, वेरी गुड मॉर्निंग, लेट हो गई हैं आप। प्लीज़ बाकी लोग अपना आंसर बताइए। रुपिंदर, आपका आंसर कहाँ है? आज आपने आंसर नहीं दिया है क्वेश्चन का, मुझे लगता है पिछले वाले क्वेश्चन का भी आंसर आपका नहीं आया है। फटाफट से आंसर बताइए। सूरज का आंसर है बी। ओके, सारे लोग अपना आंसर देंगे, देन विल मूव अहेड। ओके, रुपिंदर का आंसर आ गया, बाकी लोग भी आंसर करेंगे जल्दी से। चलिए मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर बताती हूँ। कल आपसे मैंने पूछा था नीति आयोग के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, ये पूछा था राइट। तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, ठीक है। तो इसको बताइए फटाफट से कब बना। चलिए एक और क्वेश्चन यहाँ पे बन गया, नीति आयोग कब फॉर्म हुआ, आप लोगों को याद है? जल्दी से बताइए, एक नया क्वेश्चन, कब फॉर्म हुआ है? चलिए डेट जरूरी नहीं है, बिल्कुल ईयर बता दीजिए, ईयर लिख दीजिए, कौन से ईयर में, 2014, 15, 2016 या 2017? कब बना है? 2013 कब बना है? ठीक है, तो इसमें आप अपने हिसाब से लिखिएगा ईयर। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है मैं आपको बता दूं, आप सारे ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के अंतर्गत क्यों रहेगा भाई, ये तो एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, ठीक है, नीति आयोग। और यहाँ पे तीसरा जब हम ऑप्शन पढ़ते हैं तो क्या लिख के आता है कि पॉलिसी थिंक टैंक ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये एक थिंक टैंक है, कल आपने आर्टिकल अगर सुना होगा तो हमने इसको एग्जैक्टली डिस्कस किया है कि थिंक टैंक है नीति आयोग, और ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट होना चाहिए, ये करेक्ट स्टेटमेंट है, इसका आंसर सी होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था दो नीति आयोग के बारे में ही, यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट हैं। जो लोग कल डिस्कशन में नहीं थे वो इसको ध्यान से पढ़ लेंगे स्टेटमेंट को। पहला वाला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को इंश्योर करता है। दूसरा स्टेटमेंट भी सही है, ये फैक्चुअल है, इसको आप लिख सकते हैं आंसर राइटिंग वगैरह में। तो ये चेयरमैन होते हैं, एक्स ऑफिशियल चेयरमैन, प्राइम मिनिस्टर। तो यहाँ पे बोथ ऑप्शंस आर करेक्ट, सी इसका आंसर होगा। ओके, सभी लोग लाइन पे रहेंगे, सभी लोग डिस्कशन को लास्ट तक सुनेंगे प्लीज। अगला आर्टिकल देखते हैं ना। अगला आर्टिकल है डोंट क्लोज द डोर। फार्मर की बात हो रही है, डोंट क्लोज द डोर। आपको पता है 3 बड़े बड़े बदलाव, उसको हम बिल्कुल शॉर्ट में देखेंगे, हमने कई बार इसको डिस्कस कर लिया है तो बिल्कुल शॉर्ट में लेके जाएंगे। अगला आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है जो प्रिजन रिफॉर्म पर है, ठीक है। सो इसमें 3 बदलाव मालूम है ना, अभी जस्ट मैंने बताया एपीएमसी में परमिट कर दिया गया भाई आप बाहर सामान बेच दीजिए। एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में बदलाव कर दिया गया। फिर ये ट्रेड एंड कॉमर्स को प्रमोट करने के लिए बदलाव किया गया किस सरकार के द्वारा, सो दैट कि डायरेक्ट वहीं से उनके फार्म से खरीद लिया जा सके सामान को। दूसरा, इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म को लाया गया है, ऑल्टरनेटिव मार्केट्स बनाए गए हैं ताकि एपीएमसी में जाने की ज़रूरत ना पड़े और किसानों का मैक्सिमम फ़ायदा हो पाए। तो ये इस तरीके के बदलाव यहाँ पर किए गए हैं। अब देखिए राइटर क्या कह रहे हैं, हाउ कुड बायर एंड सेलर बी मेड टू पे फॉर नॉट इवन यूजिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द स्टेट रेगुलेटेड मार्केट।
तो क्या वो यहाँ पे अगर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल नहीं होगा, जैसे कि एपीएमसी क्या था, एक मंडी थी ना, इंफ्रास्ट्रक्चर था ना स्टेट के द्वारा रेगुलेटेड, वहाँ पे जाके सामान बेचते थे, तो क्या अब यहाँ पे बायर और सेलर अब जो जाके सामान बेचेंगे या खरीदेंगे बिना किसी इंफ्रास्ट्रक्चर के, ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर के जहाँ पे स्टेट का रेगुलेशन हो, तो वो कैसा होगा? क्या वो बेनिफिट प्रॉपर्ली प्रोवाइड कर पाएगा? वो कैसे पेमेंट करेंगे, क्या करेंगे? तो ये एक सबसे बड़ा मुद्दा है और ये भी सेम चीज़ यहाँ पे कह रहे हैं। थोड़ा सा पेशेंटली सुन लीजिए, कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट आपको मिलेगा कि इसमें कहा जा रहा है कि जो रेगुलर ये क्या करेगा, ये प्रॉब्लम को क्रिएट करेगा। एक तरीके से लोग अब ना कोर्ट में केसेस बढ़ने लग जाएंगे, बिकॉज इससे डिस्प्यूट अराइज होने लग जाएगा, बिकॉज कोई लिखित में एग्रीमेंट किया नहीं आपने कोई ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाया जहां पे लोग सेलर और बायर जाकर के अपना खरीद फरोख्त कर सकें। हालांकि ऐसा नहीं है, कई सारे प्लेटफॉर्म हैं, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म्स देखेंगे तो कई सारे हैं, ई नैम वगैरह को इसलिए बनाया गया है। अब यहाँ पे लेकिन ये कह रहे हैं कि डिस्प्यूट अराइज हो जाएगा, और डिस्प्यूट अराइज होने के बाद केसेस, नंबर ऑफ केसेस बढ़ जाएंगे कोर्ट में, और ये जो नॉन एपीएमसी मार्केट को प्रमोट किया जा रहा है, इससे क्या होगा कि एक जो ट्रेडर है वो फार्मर को फिर यहाँ पे इम्पैक्ट कर सकता है, उनके प्रॉफिट को इम्पैक्ट कर सकता है। और अमेंडमेंट रिक्वायर्ड इन देयर केस कुड वेल बी इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द इन्फॉर्म्ड डिस्कशन द पार्लियामेंट। ये बदलाव तो ठीक है, होना चाहिए था, लेकिन बदलाव होना चाहिए था पार्लियामेंट में डिस्कशन करके, एक प्रॉपर डिस्कशन होना चाहिए था। और राइटर का मानना है, इवन बहुत सारे ऐसे राइटर का मानना है कि डिस्कशन को स्किप करना यहाँ पर सही ऑप्शन नहीं है, जो कि किया गया है। और इससे क्या होगा, ओवरऑल मोनोपोली बढ़ जाएगी, क्योंकि एक तरफ आप एपीएमसी के मोनोपोली को डिसमेंटल करना चाहते थे, खत्म करना चाहते थे, लेकिन दूसरी तरफ आप यहाँ पे जो आपके मार्केट हैं या जो कैपिटलिस्ट हैं, जो ट्रेडर्स हैं, आप उनके मोनोपोली को इससे बढ़ा सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली द फार्मर यूनियन हैव नॉट जस्ट रिजेक्टेड द मोदीज गवर्नमेंट प्रपोजल एक्सटेंडिंग नॉट लीगली बाइंडिंग रिटन एश्योरेंस। तो एक तरीके से इनके पास कोई ऐसा एश्योरेंस भी नहीं दिया गया, इसलिए जो फार्मर यूनियन है वो काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट कर रहे हैं। डिस्पाइट अदर 2 एक्ट्स, जिसमें कि आपने एग्रीकल्चर प्रोड्यूस और कॉन्ट्रैक्ट कल्टीवेशन को अलाउ किया है और या रिस्ट्रिक्शंस को खत्म किया है, हैविंग नो प्रोविजन दैट कैन बी टर्म्ड एंटी फार्मर। ओके, तो उसमें कोई ऐसा टर्म नहीं है जिसको कि एंटी फार्मर कहा जा सके, लेकिन उसका विरोध हो रहा है। फार्मर इज एनीथिंग बेनिफिट फ्रॉम ट्रेडर्स बीइंग एबल टू बाय और स्टॉक विदाउट लिमिट। तो अब क्या होगा, स्टॉक पाइलिंग को जो पहले इलीगल होता था ना, उसको मना कर दिया गया कि अब यहाँ पे कोई चार्ज या कोई फाइन या कोई जेल उनको नहीं होगी, तो आप स्टॉक एक लिमिट ज़्यादा रख सकते हैं। जस्ट एज लीगल फ्रेमवर्क अ कॉन्ट्रैक्शन इज एनीवेज ओनली देयर इंटरेस्ट। तो कुछ एक इश्यूज हैं जिसको कि एड्रेस करना चाहिए था, प्रॉपर डिस्कशन होना चाहिए था, किसानों का हेल्प होना चाहिए था, किसानों के साथ अभी एक सिंपैथी जो है उसको इंश्योर करना चाहिए, उनके दरवाजे खुले होने चाहिए, अपील करने का जो पूरा एक प्रोसेस है उसका होना चाहिए, निगोसिएशन के लिए उनके पास दरवाजे खुले होने चाहिए, ऐसा राइटर का मानना है। ओके, एक और क्वेश्चन, तो आज क्वेश्चंस आपको ज़्यादा मिल रहे हैं, आप लोग परेशान तो नहीं हो रहे हैं, डोंट वरी, एक और क्वेश्चन मिलेगा, 4 क्वेश्चन है टोटल। तो प्लीज़ इस क्वेश्चन का आंसर भी बताएं। मेकॉन्ग गंगा कोऑपरेशन पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, फटाफट से अपना आंसर कीजिए कमेंट में। इसके बाद हम एक बहुत ही अच्छा आर्टिकल डिस्कस करने वाले हैं रिफॉर्म पर, प्रिजन रिफॉर्म पर। प्लीज़ इसका आंसर कीजिए जल्दी से कमेंट में, क्या होगा? मेकॉन्ग गंगा कोऑपरेशन में कौन कौन है आपके अकॉर्डिंगली? कंबोडिया, लाओस, म्यांमार, थाईलैंड, चाइना। कुछ जो नए बच्चे हैं, बिल्कुल फ्रेशर हैं, जैसे कि शुभम वगैरह, आप लोगों को परेशानी आ सकती है, लेकिन प्लीज़ अभी ध्यान से इसको सुनिए, क्वेश्चन को अपने अकॉर्डिंगली आंसर दीजिए। कल मैं आपको मैप में बताऊंगी कि पूरा लोकेशन कहाँ पर है मेकॉन्ग गंगा कोऑपरेशन के बारे में। तो प्लीज़ बाकी जितने लोग जानते हैं वो अपना आंसर कीजिए जल्दी से, फास्ट आंसर जल्दी आना चाहिए, जल्दी से बताएं, बाकी लोग भी अपना आंसर करें। रुपिंदर का आंसर आ गया है, बाकी लोगों का आंसर क्या है? तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से फायदा तो मिल रहा है ना आप लोगों को? प्लीज़ ये भी बताइए, अगर आपको लगता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से फायदा नहीं मिल रहा है तो आई विल नॉट इंक्लूड दिस क्वेश्चन, क्योंकि अगर मैं क्वेश्चन इंक्लूड कर रही हूँ तो मुझे आंसर भी चाहिए। इतने लोग जो देख रहे हैं, प्रखर है, सूरज है, ये सारे लोग आंसर देख रहे हैं, क्वेश्चन देख रहे हैं, तो आंसर आना चाहिए, राइट? और मुझे आप बता सकते हैं अगर आपको लग रहा है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ज़्यादा हो रहा है तो आई विल डिक्रीज द नंबर ऑफ क्वेश्चन। ओके, चलिए देखते हैं, अगला आर्टिकल डिस्कस करते हैं। द क्रुएलिटी कैमरा कांट सी। ओके, अब देखिए कहा जा रहा है कि जो ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर आते हैं या बाकी लोग कहते हैं कि आप प्रिजन में कैमरा लगा दो, क्या कैमरे से जो क्रुएलिटी है उसको काउंटर किया जा सकता है? क्योंकि कस्टोडियल टॉर्चर के बारे में तो आपने पढ़ा होगा, कस्टोडियल टॉर्चर जो है उसको रोकने का क्या उपाय है, क्या कैसे तरीके हैं? क्या कैमरा उस सारे प्रॉब्लम्स को ख़त्म कर देगा? क्या अभी तक कहीं पे कैमरा नहीं लगा हुआ है, राइट? तो
इसके लिए हम आगे डिस्कस करते हैं क्या कहा जा रहा है। 3 जज की बेंच ने टॉर्चर को कर्ब करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की सीसीटीवी कैमरास को इंस्टॉल करने का ऑर्डर दिया है कि पुलिस स्टेशन में सीसीटीवी कैमरा होना चाहिए, सो दैट जो भी इन्वेस्टिगेटिव प्रोसेस चल रहा है उनको देखा जा सके, परखा जा सके, या जितनी भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं हर जगह पर कैमरास होना चाहिए, ठीक है, सो दैट ये जो कस्टडी में डेथ होता है या टॉर्चर होता है उसको रोका जा सके, ठीक है। क्योंकि देखिए पावर होना ज़रूरी है, लेकिन पावर का मिसयूज जो होता है उसको रोकना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो पुलिस के पास एक तरीके से देखा जाए तो बहुत बहुत अच्छी पावर दी जाती है, उस पावर का मिसयूज नहीं होना चाहिए किसी के पास भी, चाहे वो आपके पॉलिटिकल लीडर्स हैं, चाहे वो आपके पुलिस हैं, चाहे वो एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, किसी के पास भी पावर है तो उसका सोसाइटी के क्रिएशन में यूज़ होना चाहिए, उसके डिस्ट्रक्शन में नहीं। तो आप ऐसे ऐसे स्टेटमेंट को, इन चीज़ों को आप लिख सकते हैं ऐसे वगैरह में। अब क्या कहा जा रहा है कि कैसे आप कैमरा को, यहाँ पे बहुत मीनिंगफुल नहीं बताया जा रहा है कि इसका बहुत मीनिंगफुल इम्पैक्ट नहीं होने वाला है। वाइल द जजमेंट हैज़ बीन असाइंड अ लैंडमार्क स्टेटस, इट इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम दैट कोर्ट्स हैव कॉल्ड फॉर डिप्लॉयमेंट ऑफ सीसीटीवीज। पहली बार नहीं हो रहा है जब सीसीटीवी को लगाने के लिए कहा जा रहा है कि आप सीसीटीवी को इंस्टॉल कीजिए। कई बार कहा गया है, कई सारे रिकमेंडेशंस आए हैं जहाँ पर ये कहा गया है कैमरा को इंस्टॉल कीजिए। But important to note that the present decision shows the marked difference than the earlier one is its approach. अब इसका जो इम्प्लीमेंटेशन होता है वो किस तरीके से होता है, कैमरे जो लगाए जाते हैं उसके बाद भी जो ये केसेस आते हैं वो कैसे हो रहा है। नाउ इट आस्क फॉर ओवरसाइट कमिटी टू बी सेटअप टू मॉनिटर द फंक्शनिंग ऑफ द कैमरास। कैमरा जो लगाए गए हैं वो क्या फंक्शन हो रहा है, कैसे फंक्शन हो रहा है, उसके लिए एक प्रॉपर एक कमिटी बनाई जानी चाहिए जो कि इन चीज़ों को देख रेख करे। ओके, ऑल्सो स्पेसिफिक दैट द कैमरा मस्ट बी इक्विप्ड विद द नाइट विजन। नाइट विजन कैमराज लगाइए आप, ऐसे नहीं कि आपको कैमरा बोला गया है तो आप कोई भी कैमरा लगा देंगे। उसमें ऑडियो रिकॉर्ड होना चाहिए, विजुअल फुटेज आने चाहिए, तभी तो उस कैमरे का फायदा है। तो पता चला कि कैमरा लगे हुए लेकिन कनेक्शन ही नहीं है तो क्या फ़ायदा है। सो द रिकॉर्डिंग विल हैव टू बी प्रिजर्व फॉर एटलीस्ट 12 मंथ। 12 मंथ की रिकॉर्डिंग भी होनी चाहिए उसमें स्टोर, यानी कि उसका जो हार्ड डिस्क होना चाहिए वो तगड़ा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई इसमें तो बस 1 महीने का ही रिकॉर्डिंग रहता है, बाकी तो ये लोड ही नहीं करता। तो ऐसी ये सारे चीज़ें ऐसी हैं जिससे कि साइड से बचा जा सकता है। तो इसमें कहा जा रहा है कि आप जब रिफॉर्म को इंश्योर कर रहे हैं तो उसके जो साथ में प्रॉब्लम्स उससे एसोसिएटेड है उसको भी एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है, और उसके लिए प्रॉपर एक कानून फ्रेमवर्क तैयार किया जाना चाहिए, कमेटी बनाई जानी चाहिए, एक ट्रू स्पिरिट में इसको इस्तेमाल किया जाना चाहिए। ओके, नाउ द होस्ट ऑफ द अदर इशू दैट कम इन द वे ऑफ फिक्सिंग क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन the perpetrator of custodial violence, since torture is not recognized as an offense as per under Indian law। तो देखिए टॉर्चर को यहाँ पे ऑफेंस की तरह रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता है। जैसा कि आपको मालूम होगा कि टॉर्चर को लेकर के जो कई सारे कानून भी हैं वैसे तो भारत में, लेकिन अभी तक कोई भी ऐसा सख्त कानून नहीं बनाया गया, बिकॉज ये जो वर्ड है ना ये बहुत ही वेग है। अब अगर भारत में इसको ऑफेंस मान लिया जाएगा ना, तब तो फिर जिनको सही मायने में अपराधी हैं और उसको टॉर्चर करके मान लीजिए कई बार उनसे सच्चाई निकलवाई जाती है और ये सारी चीज़ें होती हैं, तो वो भी फिर काउंटर हो जाएगा। तो इसलिए ये बहुत ही बड़ा इशू है कि कैसे इसको ये थिन लाइन डिफरेंस को क्लियर किया जाए कि कौन सी चीज़ है जो टॉर्चर है और कौन सी चीज़ है जो कि प्रोसीजर का पार्ट है, सो दैट कि पुलिस अपना काम कर सके। ठीक है, तो यहाँ पे इसीलिए सीरियस इंजरीज और कस्टोडियल डेथ ऐसे केसेस भी जब सामने आने लगे हैं तो ऐसा लग रहा है कि अब यहाँ पर भी सुधार की ज़रूरत है। टॉर्चर का थ्रेशहोल्ड जो है काफ़ी हाई हो चुका है, तो अब ये चीज़ समझ के और इसको कैसे क्लियर आउट किया जाए, दैट मैटर्स अलॉट। और ये वाला देखिए, आपसे मैंने कल क्वेश्चन पूछा था, इसका मैं आपको आंसर बता देती हूँ। यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही थे। लोनार लेक महाराष्ट्र में है, जैसे आपको पता है अभी ये न्यूज़ में था ना, बिकॉज इसके वाटर का कलर पिंक हो गया था, है ना। और कीथाम लेक जो है ये भी उत्तर प्रदेश में है, और काफ़ी दोनों इंपॉर्टेंट है, न्यूज़ में चल रहे हैं, तो इसको याद रखिएगा। अब आइए आगे क्या कहा गया है। अवेलेबिलिटी जो होती है सीसीटीवी फुटेज की एंड सेटिंग अप अ ह्यूमन राइट्स कोर्ट डू नॉट एड्रेस कंसर्न अबाउट द फेयरनेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो चाहे वो आपका कोर्ट हो या फिर बाकी जो कमिटीज़ हैं वो हों, वो इन सारे इशूज़ को अभी एड्रेस नहीं कर पा रही है, उस पर काफ़ी ज़्यादा इन्फोर्समेंट भी नहीं कर पा रही है। नाउ द एब्सेंस ऑफ स्टेटरी गाइडलाइंस मैंडेटिंग इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन
result in police officer from the same police station investigating the crime. तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे, जिसे मैंने आपको एक और आर्टिकल में बताया था कि अगर कहीं पर इन्वेस्टिगेशन चल रहा है तो उसमें एक इंडिपेंडेंट बॉडी होनी चाहिए. अगर किसी पुलिस स्टेशन में कोई ऐसी चीज़ हुई है, मान लीजिए कस्टोडियल डेथ होता है या कोई ऐसी टॉर्चर की केसेस आते हैं, तो क्या सेम पुलिस, उसी पुलिस स्टेशन के पुलिस ऑफिसर तो उसको इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकते ना, लेकिन ऐसा वो करते हैं. इसके लिए क्या होना चाहिए? प्रॉपर इंडिपेंडेंट एजेंसी होनी चाहिए, इन्वेस्टिगेटिंग बॉडी होनी चाहिए जो इसको इन्वेस्टिगेट करे और एक फेयर रिजल्ट सामने लेकर के आए. तो ये चीज़ अभी रिक्वायर्ड है, ये होना चाहिए. यूएस वगैरह में इसके बहुत अच्छे आप एग्जाम्पल में लिख सकते हैं कि यूएस वगैरह में इसको लेकर के बहुत अच्छा काम होता है. वहाँ पे टॉर्चर को कैसे काउंटर किया जाए, इसके लिए काफ़ी सारे कानून बने हुए हैं. इंडियन कोर्ट ऑल्सो एक्सप्रेस देयर एप्रीहेंशन ऑफ पुलिस टेम्परिंग विद द सीसीटीवी फुटेज. अब हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी कोशिश की, कई बार उन्होंने अपने जजमेंट में कहा है, इस कंसर्न्स को भी रेज किया है, बट नाउ द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑन द अदर पीपल, जैसे सिविल सोसाइटीज़ हैं, पॉलिटिकल पीपल हैं, इन सभी के ऊपर भी जिम्मेदारी जाती है कि कैसे इस कमांड टॉर्चर को एड्रेस किया जाए और इसका मिसयूज़ ना किया जाए, चाहे वो गवर्नमेंट करती है, चाहे वो कॉमन पीपल करता है, चाहे वो कोई भी करता है. नाउ रिक्वायरिंग प्रायर सेंक्शन फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑपरेट्स एज अ फॉरमोस्ट हर्डल ऑफ इनिशिएटिंग क्रिमिनल कंप्लेंट्स. अब कुछ डाटा है जो आप ध्यान में रख सकते हैं और इसको यूज़ कर सकते हैं और नोट्स में डाल सकते हैं. 2005 से 18 तक के बीच में टोटल 1200 डेथ हुए हैं पुलिस कस्टडी में, ध्यान दीजिएगा. फिर 5 है, ठीक है, 593 केसेस को रजिस्टर किया गया, 186 पुलिस पर्सनल्स वर चार्ज शीट्स एंड द ओनली 7 वर कन्विक्टेड. ध्यान दीजिएगा, 1200 केसेस में फाइनल जो रिजल्ट मिला वो कहाँ, कितने लोगों को मिला? 7 लोगों को मिली. ठीक है, तो अब इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा 1995 में, हैज नोटेड दैट द पुलिस ऑफिशियल रिमेन साइलेंट टू प्रोटेक्ट देयर कॉलीग एज दे आर बाउंड बाय द ब्रदरहुड एंड हेल्ड that court not insist the direct and ocular evidence of these cases. तो इसको लेकर के एक प्रॉपर, अगर आप बोले भारत में कानून है तो प्रॉपर नहीं है, प्रॉपर सर्विलेंस मेथड है तो नहीं है, कोई इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जो अलग से उस पर काम कर रही है तो वो भी नहीं है. सिर्फ इंस्टॉलेशन ऑफ कैमराज जो हैं इन सारे प्रॉब्लम्स को ख़त्म नहीं कर सकते हैं. ठीक है, तो इसके मॉनिटरिंग के लिए, इन सभी चीज़ों के लिए प्रॉपर चीज़ें होनी चाहिए. और बहुत ही सिंपल सा ये आर्टिकल है जो मैंने आपको बहुत ही कम और बहुत ही क्लियर शब्दों में समझाया है. आई होप आपको क्लियर हो गया होगा क्या कुछ कहा जा रहा है इसमें, कैसे टॉर्चर को कर्टेल करना है, सुप्रीम कोर्ट के क्या इसमें फ्रेमवर्क्स हैं, क्या आपके जजमेंट्स हैं, केसेस कितने आ रहे हैं, तो ये हमें मालूम होना चाहिए. इस पर आप आंसर राइटिंग कीजिएगा. काफ़ी कंटेंट मैंने आपको दे दिया है. ठीक है, क्वेश्चन है, डू यू थिंक कॉम्प्रिहेंसिव रिफॉर्म्स नॉट जस्ट सीसीटीवी कैन एंड कस्टोडियल टॉर्चर? ठीक है, आपको इसके बारे में लिखना है, क्या ये सही है. सो अब देखिए एक और क्वेश्चन, चलिए लास्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर कर दीजिए फटाफट से. अच्छा, पीडीएफ के लिए आप लोग बोल रहे हैं मुझे 2 दिन का टाइम दे दीजिए, मैं थोड़ा सा बिजी हूँ अभी 2 दिन. और मैं एक और इन्फॉर्मेशन यहाँ देना चाहूँगी कि कल मोस्ट प्रोबेबली डिस्कशन अपलोड नहीं हो पाएगा कल. ठीक है, कल सैटरडे है, क्योंकि मैं थोड़ा सा बिजी हूँ कल और एक बहुत अर्जेंट काम है. बट आई विल ट्राई, अगर होगा तो आई विल मेक द वीडियो. ठीक है, हो सकता है कि मैं संडे को अपलोड कर दूं, कल का वीडियो जो है वो मैं संडे को अपलोड कर दूं. फाइन. और उसके बाद मंडे से हम रेगुलर रहेंगे. सिर्फ कल के डिस्कशन को मैं, हो सकता है कि संडे को आपके सामने लेकर के आऊँगी. ठीक है, और पीडीएफ जो है वो भी मैं संडे को आपको प्रोवाइड कर पाऊँगी. फाइन, तो आप आज एडजस्ट कर लें 2 दिन. पीडीएफ जितने पुराने हैं वो संडे को मैं आपको प्रोवाइड करती हूँ. और इस क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए फटाफट से. जो भी नए बच्चे आए हैं वो भी प्लीज़ लाइक कीजिए डिस्कशन को अगर आपको पसंद आया है तो. द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? जल्दी बताइए इसका आंसर. जापान, फ्रांस, इटली, इंडिया. बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कहाँ है हेडक्वार्टर? डोंट नो ऑप्शन में नहीं है, तो डोंट नो कोई नहीं बोलेगा, फटाफट से बताएंगे आपके अकॉर्डिंगली. कोई भी एक तुक्का लगाइए आप, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको सही आंसर पता चलेगा तो आपको याद हो जाएगा फिर. ठीक है, तो जल्दी से बता दीजिए इसका राइट आंसर, फिर हम लोग डिस्कशन में आगे बढ़ेंगे जल्दी से. और जो भी नए लोग आए हैं वो लाइक कीजिए प्लीज़, डिस्कशन को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए. फाइन, और जो हमारा ग्रुप है टेलीग्राम पर उसको ज्वाइन कीजिए. बाकी लोग कहाँ गए? आंसर क्यों नहीं आ रहा है अभी तक बाकी लोगों का? सभी लोग आंसर बताइए. फ्रांस, सूरज का आया है. प्रखर, प्रभाकर, रुपिंदर, सलोनी, रेनू, विशु, सब लोग बताइए अपना आंसर जल्दी से. हाँ, आंसर आ रहा है सभी का. बी बता रहे हैं कुछ लोग, और बताएं. ठीक है, अब देखते हैं हम लोग कल के क्वेश्चन का आंसर. ठीक है,
कल के क्वेश्चन का आंसर है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज शेयर बॉर्डर विद पेरू। पेरू के साथ कौन कौन सी कंट्री अपना बॉर्डर शेयर करती है? सो लेट्स हैव अ मैप। मैप में देखते हैं पेरू को, फिर पता लग जाएगा कौन कौन सी कंट्री बॉर्डर शेयर करती है। ये है पेरू। ओके, नाउ इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील, बोलीविया एंड चिली। याद रखिए कितने देश हो गए? 1 2 3 4 और 5, टोटल 5 देश के साथ पेरू अपना बॉर्डर शेयर करता है। अब देखते हैं ऑप्शंस कौन कौन से हैं आपके सामने। बोलीविया है, बिल्कुल है, ठीक है। अब आपको 1 पता चल गया कि 1 तो है ही, इसका मतलब है ए ऑप्शन कट गया और सी ऑप्शन कट गया, तो क्या होना चाहिए? बी और डी में से हो सकता है। ओके ना, आगे देखते हैं। अब अगर किसी को यहाँ पे चिली, ब्राजील नहीं पता वैसे तो ये आप इमेजिन कर सकते हैं। अगर इक्वाडोर भी आपको याद आ जाए, कॉर्नर पर है आप देखेंगे तो यहाँ पे मतलब मेरा 4th वाला भी होगा, और अगर 4th होगा और 1 होगा मुझे ये पता है, तो भी मेरे पास बी और डी का ऑप्शन आता है। अब आप जिसको और कुछ नहीं पता वो 50-50 पर आ जाएंगे। चाहे तो चिली को आप अगर एक्सक्लूड करेंगे तो आप आंसर पे चले जाएंगे बी पर, और अगर आप इंक्लूड करेंगे तो चले जाएंगे डी पर। तो आंसर क्या होगा आपके अकॉर्डिंगली? फटाफट बताइए, आंसर इज डी। ओके, फिर से एक बात देख लीजिए। देखिए छोटा सा यहाँ पे चिली आपको दिख रहा है, अगर आपने नहीं देखा हो ध्यान से तो ये सारा आपको याद रखना है। हम लोग मैपिंग के क्वेश्चंस को देख रहे हैं रेगुलरली और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देख रहे हैं। तो प्लीज़ जो नए बच्चे आए हैं वो डिस्कशन को लाइक ज़रूर कीजिए, जो लोग नए जुड़े हैं वो लाइक करिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों को। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, विल मीट ऑन संडे। ओके, बाकी तब तक आप सारे दोस्तों को बता दें डिस्कशन चल रहा है, आप और अपने सुझाव दे सकते हैं। PDF मैं आपको संडे को दूंगी। आज के लिए इतना ही, थैंक्स अ लॉट।